Hello everyone, once again I Kunjan welcome you all to GATE Academy. तो before I start the session, audibility and visibility clear है, एक बार confirm कर दें. Before I start the session, audibility and visibility clear, एक बार confirm करो. Yes, मेरे हिसाब से तो all clear है और बिल्कुल हम बराबर टाइम पे हमने सेशन स्टार्ट किया है. जनता जनार्दन जुड़ते जा रही है. ओके गुड. ओके तो कल वाला कौन कौन है? धनुष, मंगेश, प्रतीक, आयुदे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. कौन है? अटेंडेंस लगाओ पहले यार, है ना. क्लास स्टार्ट होती है तो हमारा प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले अटेंडेंस मैम लगाना है ना. तो कौन कौन है एक बार अटेंडेंस लगा दे एंड वील स्टार्ट द सेशन. सेशन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कल से हमने स्टार्ट किया था. तो कल हमने प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया और इस तरीके से रोज़ हम एक एक घंटा आराम से प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स को अच्छे से आराम से धीरे से पकड़ पकड़ के अच्छे से धोएंगे. इतना अच्छे से धोएंगे कि एकदम हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे एकदम गेट के हिसाब से. ओके तो सबसे पहले तो कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एंड आज हम डेप्रीसिएशन का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. डेप्रीसिएशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर. ओके तो बिफोर वी गो टू द अपकमिंग टॉपिक, कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है दैट इज प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, plant design economics is a not core subject but yeah it is a subject of chemical engineering students. ठीक है, गेट में इसका 2 से लेके 4 मार्क का वेटेज है. 2 to 4 मार्क्स का वेटेज दिस सब्जेक्ट कैरीज. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे. इनफैक्ट ये इतना इजी है कि इसके मार्क्स तो हमको छोड़ने ही नहीं हैं. ठीक है, कभी कभी ये सब्जेक्ट धोखा दे देता है. वंस इन 5 years ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन आ गया कि हम नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दी इजी ब्रीजी सा क्वेश्चन, इजी सा सिलेबस, कम टाइम और 4 मार्क्स की गारंटी ये सब्जेक्ट हमको देता है. ठीक है, ओके तो कल हमने स्टार्ट किया था प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक, तो दैट वाज कॉस्ट इंडेक्स. ठीक है, दैट इज कॉस्ट इंडेक्स. कॉस्ट इंडेक्स में हमने 2 टाइप पढ़े थे कल. ठीक है, कॉस्ट इंडेक्स में हमने 2 टाइप पढ़े थे कल. उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ PYQs किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे. 2 क्वेश्चन आज एक बार रिवीजन के तौर पे भी हम दे देते हैं बिफोर आई डायरेक्टली स्विच ऑन टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमारा जो सिलसिला चल रहा है दिस इज कंसेप्ट विद क्वेश्चन. कंसेप्ट विद क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट बताया जाएगा, उससे रिलेटेड जो PYQs है उसको हम स्टडी करेंगे, या क्वेश्चन पहले दे दूंगी और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम स्टडी करेंगे एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ओके तो कल का रिविजन एंड देन वी विल स्विच टू द टुडेज टॉपिक. तो कॉस्ट इंडेक्स बहुत 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 ईजीएस्ट, इससे ईजी कुछ नहीं है, इससे ईजी कुछ नहीं है. कॉस्ट इंडेक्स में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं. ठीक है, पहले टाइप का पहला फॉर्मूला इज कॉस्ट इंडेक्स हमने क्यों पढ़ा था? सबसे पहले तो कॉस्ट इंडेक्स हमने इसलिए पढ़ा था कि एक कंपनी फॉर एग्जांपल HPCL ने एक हीट एक्सचेंजर बनाया. ठीक है, वही इन द ईयर 2000. ठीक है, 2000 ईयर में उसने वो हीट एक्सचेंजर बनाया. लेकिन 2022 में अगर BPCL को वैसा ही इक्विपमेंट, वैसा ही हीट एक्सचेंजर बनाना है तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा, वो अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, अंदाजा निकालने के लिए हम कॉस्ट इंडेक्स यूज करते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट इंडेक्स 2 तरीके के, जैसे पहला टाइप जो हमने देखा दैट इज फॉर एग्जांपल HPCL. ठीक है, HPCL में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेती हूँ क्योंकि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जिन्होंने लेक्चर मिस किया है वो प्लीज कल का वीडियो, ठीक है, वो जरूर देखें सो दैट आपकी लिंक लग जाए. ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं कॉस्ट इंडेक्स का, जो हम कल हमने ऑलरेडी देखा. ठीक है, तो दैट इज कॉस्ट इन Y1 ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन Y2 ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स इन Y1 ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन Y2 ईयर. और ये जो कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स इन Y1 ईयर, कॉस्ट इन Y1 ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन Y2 ईयर
इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स इन y1 ईयर इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन y2 ईयर। तो लॉजिक कैसा डेवलप होता है, लॉजिक ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल HPCL का एक 25 मीटर स्क्वायर का प्लांट है जिसका कॉस्ट है 21 lakhs, ठीक है, जिसका कॉस्ट है 21 lakhs एंड इसको बनाया गया था इन द ईयर 2000। तो एट दैट टाइम द कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू इज 320। अब यही इक्विपमेंट ऑफ 25 मीटर स्क्वायर BPCL को बनाना है, ठीक है। अब उसका कॉस्ट कितना होगा अगर BPCL वही इक्विपमेंट इन द ईयर 2022 बनाना चाहता है। कॉस्ट इंडेक्स इन द ईयर 2022 इज इक्वल टू 450, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैपेसिटी सेम रही, जो पहले बना था वही दोबारा बनाया, बस ईयर चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे केस में हमको सिर्फ कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू पता चाहिए कि कॉस्ट इन y1 ईयर। तो कॉस्ट इन y1 ईयर मतलब आप किसी भी एक ईयर को फिक्स कर दे, जैसे कि 2000 को अगर हम y1 ईयर कंसिडर कर ले तो कॉस्ट इन y1 ईयर तो दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर, वही तो हमको निकालना है, कॉस्ट इन 2022 वही तो हमको निकालना है, उसको x लिख देते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स इन y1 मतलब ही 320 बराबर है, मतलब ही 320 कॉस्ट इंडेक्स इन y1, तो दिस इज y1, तो कॉस्ट इन इंडेक्स इन y1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन y2, तो कॉस्ट इंडेक्स इन y2 की वैल्यू है 450। अब जो भी उसकी वैल्यू होगी, उस इक्विपमेंट की जो भी वैल्यू होगी इन द ईयर 2022 वो आपको निकालनी है, ठीक है। ओके, तो ये था टाइप 1। सेकेंड टाइप में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी और बढ़ गई, ठीक है। सेकेंड टाइप में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी और बढ़ जाती है, पर दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट यार, ठीक है, ये बोलना ही गलत है। दूसरे का फॉर्मूला क्या आ जाता है, दूसरे का फॉर्मूला है कॉस्ट इन y1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 इज इक्वल टू कैपेसिटी इन y1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी इन y2 होल टू दी पावर n, ठीक है। अब ये n की वैल्यू आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक, अगर नहीं दे रखी है तो कल ही हमने देखा था इस n की वैल्यू हम 6/10 लेते हैं, इसलिए इसको 6/10 रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटी किसी भी टर्म्स में दी हुई जा सकती है, जैसे कि कैपेसिटी कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कैसे भी तरीके से दिया, इसलिए इन जनरल वर्ड कैपेसिटी लिख दिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि HPCL ऑलरेडी डेटा कैसे होगा, देखो ऑलरेडी डेटा इज HPCL का एक 25 मीटर स्क्वायर का हीट एक्सचेंजर है जिसकी कॉस्ट है 21 lakhs एंड इन द ईयर 2000, ठीक है, 2000 उसका कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू कितना है, कॉस्ट इंडेक्स का, सॉरी इसमें कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब वही प्लांट HPCL का अब IOCL को बनाना है, ठीक है, वही हीट एक्सचेंजर जो 25 मीटर स्क्वायर का था वही हीट एक्सचेंजर IOCL को बनाना है, लेकिन इस बार कैपेसिटी इज 41 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन द ईयर 2022। तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट इन y1 ईयर। आप किसी भी एक ईयर को y1 पकड़ लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल 2000 को हम y1 पकड़ लेंगे, तो कॉस्ट इन y1 ईयर दैट इज कॉस्ट इन 2000 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर, कॉस्ट इन y2 ईयर वही तो हमको निकालना है, इज इक्वल टू कैपेसिटी इन y1, जिस साल का कॉस्ट उसी के सामने उसकी कैपेसिटी, तो ये 21 का कॉस्ट का कैपेसिटी इज 25, तो दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 41 होल टू दी पावर n। तो ये n की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन की है तो ठीक, अगर नहीं की है तो आप अपने हिसाब से उसको n की वैल्यू जो है उसको 0.6 लोगे, ठीक है। 0.6 क्यों लोगे, 0.6 क्यों लोगे, और अगर दूसरा आता है तो ऐसा क्यों होता है, तो ये जो n है ये डिपेंड करता है यूनिट ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो भी यूनिट ऑपरेशन की वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में दी भी जाती है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ये n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.6 ली क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है उसने द वैल्यू ऑफ n इज सो एंड सो, तो यू विल टेक दैट वैल्यू एज इट इज। अगर नहीं दिया है
तो in that case we will take the value of n is equal to 0.6 and using this you can calculate the value of x whatever it is. ठीक है, this was type 2 and the third one is type 3 जिसके अंदर तीनों प्रॉब्लम्स का मिक्सचर मतलब दोनों प्रॉब्लम्स का मिक्सचर आ जाता है. ठीक है, अब इस बार ये क्वेश्चन कैसा होगा देखो, लास्ट एंड द फाइनल टाइप इसकी, दिस इज नॉट एक्चुअली अ फाइनल टाइप, ये दोनों का मिक्सचर है, टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों का मिक्सचर है. ठीक है, क्या है वो मिक्सचर? मिक्सचर ये है कि इस बारी HPCL का एक प्लांट है दैट इज 25 मीटर स्क्वायर जिसका कॉस्ट जाता है 21 lakhs इन द ईयर 2000. ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 320. ठीक है, सेम इक्विपमेंट इस बारी IOCL को बनाना है बट दिस टाइम द एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर. ठीक है, what will be the cost of such equipment in the year 2022 if the cost index का value is equal to 450. ठीक है, तो अब इस बार आपने नोटिस किया कि ये दोनों क्वेश्चन का मिंगल आ गया, यहाँ पे कैपेसिटी भी चेंज हो गई और कॉस्ट इंडेक्स भी दिया है. इन सच केसेस हमारा भी फॉर्मूला जो है वो दोनों को मिलके बन जाता है. तो दैट इज द फॉर्मूला, द लास्ट थिंग इज कॉस्ट इन y1 ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर इज इक्वल टू cost index in y1 year divided by cost index in y2 year multiplied by capacity in y1 year divided by कैपेसिटी इन y2 ईयर. बट जब भी हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं हम टू द पावर n दे देते हैं और n अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो ठीक, नहीं किया है तो हम उसको 0.6 ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल फॉर्म हमारा कॉस्ट इंडेक्स इन y1 ईयर कॉस्ट इन y1 ईयर कितना दे रखा है 21. सपोज इफ अगर हम अज्यूम करें कि वो y1 की वैल्यू मतलब कि जिस पहले ईयर की वैल्यू इज 2000. ठीक है, जरूरी नहीं है आप पहले 2000 लिखो, आप 2022 को भी ले सकते हो. तो अगर आप कॉस्ट 2022 का रख रहे हो तो यहाँ पे आपको कॉस्ट इंडेक्स 2022 का ही रखना पड़ेगा, कैपेसिटी 2022 की ही रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, तो जिसका कॉस्ट उसी की कॉस्ट इंडेक्स और उसी का कैपेसिटी. तो ये एक फॉर्मेट जरा आप ध्यान रखें बस. ठीक है, तो कॉस्ट इंडेक्स इन y1 ईयर कितना होगा, कॉस्ट इन y1 ईयर कितना है, तो फॉर एग्जांपल 21 लाख इज इक्वल टू उसी कॉस्ट का कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाइड बाय उसी की कैपेसिटी, तो दैट इज इक्वल टू 25 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर. तो कॉस्ट इन y2 ईयर कितनी रखी है यार, वही तो निकालनी है हमको, इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स इन y2 इसी ईयर का कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी भी उसी साल की कैपेसिटी कितनी है 50 होल टू दी पावर n एंड दिस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0.6. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है. तो आपने देखा कि तीनों में क्या हुआ, तीनों में एक छोटा छोटा चेंज था एंड वी गॉट द फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी कल देख चुके थे, वो हमने एक छोटा सा रिविजन किया है और इस पे बेस्ड अब एक PYQ करते हैं सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना याद है या सपाट हो गया है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी जो हमने देखा उसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 4. द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 4. इसको जरा स्क्रीन पे लेके आ जाते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू सॉल्व. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. ऑप्शंस भी हम बोर्ड पे लेके आ जाते हैं. ऑप्शंस भी हम बोर्ड पे लेके आ जाते हैं. ओके, तो करो फटाक से सॉल्व. क्वेश्चन में एक बार रीड आउट कर देती हूँ. इन अ डीसैलिनेशन प्लांट एन इवेपोरेटर ऑफ एरिया 200 meter square was purchased in 1996 at a cost of 3 lakhs.
in $3 lakh. In 2002, another evaporator of area 50 meter square was added. What was the cost of the second evaporator? Assume that the cost of the evaporator scales with a capacity of 0.54. The Marshall and Swift indexes was so and so. मतलब ये cost index की value दे रखी है, ठीक है. चलो करो फटाक से question. Come on. यहाँ पे सीधा सीधा कॉस्ट इंडेक्स और कैपेसिटी दोनों पे इस बारी क्वेश्चन दिया गया है. पहली बारी में सिर्फ कॉस्ट इंडेक्स दिया गया था, दूसरी बारी में सिर्फ कैपेसिटी. इस बारी ये क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. मतलब जो हमने लास्ट टाइप 3 देखा उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. कम ऑन, कितना आ रहा है आंसर? जो हमने लास्ट फॉर्मूला देखा उसी पे है ये क्वेश्चन. जल्दी. इसके क्वेश्चंस मतलब कॉस्ट इंडेक्स की क्वेश्चन देना मतलब फ्री के मार्क्स देना. अगर ऐसे क्वेश्चन देने के बावजूद भी अगर हम टाइम कंज्यूम करके मार्क्स नहीं लेके जा रहे हैं तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है. तो कम ऑन, जस्ट वी नीड टू पुट इन, फिल इन द ऑप्शंस एंड वी विल डायरेक्टली गेट द आंसर. जनरली द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0.6, बट यहाँ पे हमको कैपेसिटी का पावर दे दिया गया है, दिख रहा है ना आपको. तो इस बारी अब आप 0.6 नहीं ले सकते, आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा 0.54. चलो बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर कितना आ रहा है. यार आंसर देना चाहिए, ठीक है. आंसर नहीं देना, गलत आया तो ठीक है यार, आंसर देना चाहिए. यहाँ पे आंसर देने की हिम्मत नहीं होगी तो कैसे होगा. इतने गट्स तो होने ही चाहिए, वरना इंटरव्यू कैसे फेस करोगे भाई, है ना. और आंसर देते हो तो फिर मुझे भी याद रहता है कि अच्छा ये बच्चा आंसर देता है. फिर पर्सनली जब तुम मुझसे डाउट पूछते हो तो आई ऑल्सो गेट इन टू इंटरेस्ट कि अच्छा ये बच्चा वही है जो लेक्चर्स देखता था, आंसर देता था. तो आई ऑल्सो टेक मोर एफर्ट्स कि यार इसका क्वेरी तो सॉल्व करना ही चाहिए. ये बच्चा अपना टाइम निकाल के आता है क्लास में पढ़ने के लिए. तो कम ऑन हर्ष, प्लीज वेट. ओके हर्ष, नो प्रॉब्लम, आई एम वेटिंग. यार मेरे को खुशी होगी. देखो गलत जवाब देना इज ऑल्सो ओके, जवाब देना चाहिए, ठीक है. ये किसी भी प्लेटफॉर्म में तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ठीक है. जो लास्ट फॉर्मूला हमने देखा है उसी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल एंड दिस इज अ PYQ, ठीक है. तो आंसर तो आना ही आना चाहिए. सीधा सीधा कैपेसिटी दे रखी है, सीधा सीधा कॉस्ट इंडेक्स दे रखा है भाई. जिसको फॉर्मूले में कंफ्यूजन है उनको मैं फॉर्मूला भी एक बार दिखा दूं यार. इस पे जो फॉर्मूला लगेगा दैट वाज द लास्ट फॉर्मूला विच वी स्टडीड. दैट वाज cost in y1 year divided by cost in y2 year is equal to capacity in y1 divided by capacity in y2, capacity in y2. सिंस ये कैपेसिटी है टू दी पावर n होगा, बट n की वैल्यू यहाँ पे 0.54 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन y1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन y2. ओके, ऑप्शन में नहीं है. हर्ष का आंसर आ गया. बिस्वा क्या हो गया?
बिस्वा का आंसर नहीं आया, हर्ष का आंसर आया है। हर्ष सेज डी इज द आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? निकालो, एक बार ट्राई करो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ना आए ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, ना आए ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे सीधा सीधा मैंने तो फॉर्मूला भी लिख लिया। एक बार फिर से ट्राई करें, आपने वैल्यूज तो उल्टी नहीं करी, एक बार ट्राई करें। आई होप आपने वैल्यूज उल्टी नहीं करी है, चेक कर लो एक बार। एक लास्ट 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन। मैम प्लीज प्रोवाइड योर टेलीग्राम लिंक। हर्ष यस बिल्कुल, आप आंसर दो, तब तक मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। बाकी लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, क्वेश्चन इज ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, द फॉर्मूला इज ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, मेक श्योर यू आंसर द क्वेश्चन परफेक्टली। अरे बिस्वा का भी आ गया आंसर डी, गुड। हर्ष एंड बिस्वा दोनों का आंसर आ चुका है। बाकी कोई? ओके ओके ओके, 200 + 50 ले लिया। ओके, मुझे लगा ही ऐसा होता है हर बारी, कोई बात नहीं। ओके, तो इन वन गो चलो करेक्ट आंसर बिस्वा, हर्ष एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। जिनको नहीं क्लिक हुआ है अभी भी यार देखो, ये क्वेश्चन है मिंगल है दोनों टाइप का, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। इसमें डेटा लिखना और डायरेक्टली उसी से आंसर निकालना कैसे, देखो। इन अ डिसैलिनेशन प्लांट एंड इवेपोरेटर ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया है 200 मीटर स्क्वायर, was purchased in 1996 at a cost of 3 lakhs। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है सब एक लाइन में लिखते जाएंगे, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 3 lakhs। ओके, इन 2002, अब ये बात हो गई एक इक्विपमेंट की। इन 2002 क्या हो रही हुई है? 2002 में इन 2002 अनदर इवेपोरेटर of area 50 meter square was added। तो in 2002 there is another evaporator of 50 meter square, ठीक है। What was the cost of the second evaporator? तो इसकी cost कितनी है? That is the question। Assume that the cost of the evaporator scales with the capacity of 0.54। यार जब भी कैपेसिटी की बात होती है there is a power of n, जो कि यूजुअली हम 0.6 लेते हैं, बट अगर यहाँ पे मेंशन किया गया है तो हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 0.54 ऑलरेडी दिया गया है, तो वी विल टेक 0.54। द मार्शल एंड स्विफ्ट इंडेक्सेस आर, अब यार ये दोनों कौन है? तो ये दोनों ना कुछ दिग्गज है केमिकल इंजीनियरिंग के, तो इनको ना इन्होंने एक स्टडी कर रखी है, मार्केट सर्वे कर रखा है। इनको पता है कि अगर वही चीज़, जैसे कि यार आज अपन कोई चीज़, कोई पेन खरीदने जाते हैं, है ना, 10 साल पहले हम जब जेल पेन खरीदने जाते थे तो 10 रुपए का आता था, आज 3 रुपए में मिल जाता है, राइट। तो उसका कॉस्ट हैज़ बीन डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट जो ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं ना, जो हीट एक्सचेंजर्स हैं, इवेपोरेटर्स हैं, इनका कॉस्ट एमओसी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये दिन ब दिन इसका कॉस्ट बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक अप्रॉक्सीमेट बना रखा है, एक अप्रॉक्सीमेट इनको एनालिसिस पता है कि अगर आज के डेट में किसी इक्विपमेंट का कॉस्ट है कितना, अगर जितना भी है, ठीक है, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 10, 15, 50 साल बाद उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा। तो उन्होंने हमें एक फैक्टर दे रखा है, उस फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वी कैन गेट दैट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। वो काम किया है मार्शल एंड स्विफ्ट, नॉट जस्ट दीज टू, टेलर एंड फ्रांसिस, ऐसी भी कुछ और बुक्स हैं जो कॉस्ट इंडेक्स के ऊपर जिन्होंने स्टडी कर रखी है। तो वहां से आपको ये डेटा कहाँ से आता है? तो ये उस इंडेक्सेस बुक से आता है, ठीक है, ओके।
सो द मार्शल एंड स्विफ्ट इंडेक्सेस आर 1048.5, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, वो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, बट हमें पता होना चाहिए वो वैल्यूज आती कहाँ से हैं। ओके, द मार्शल एंड स्विफ्ट इंडेक्सेस आर 1048.5 इन 1996, तो 1996 का इंडेक्स उसके सामने लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू 1048.5 एंड नेक्स्ट इज एंड 1116.9 इन 2002, 1116.9 इन 2002 का कॉस्ट इंडेक्स, कॉस्ट कितना है तो इतना है, ठीक है। हमको पूछा गया था सीधा सीधा व्हाट इज द कॉस्ट इन द ईयर 2002, तो सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखोगे, आप जिसका डेटा उसी के सामने लिखोगे, मतलब 2000 मीटर स्क्वायर जिस इक्विपमेंट की बात चल रही है वो किस साल का है, 1996 का, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका कॉस्ट इंडेक्स कितना दिया हुआ है। एंड सेम जब हम दूसरे हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका भी सारा कुछ डेटा एक तरफ, ठीक है। फिर जब तुम फॉर्मूला लिखते हो तो हमेशा कॉस्ट एक तरफ और बाकी सारी चीजें एक तरफ, बाकी सारी चीजें मतलब कैपेसिटी और कॉस्ट इंडेक्स, तो कॉस्ट एक तरफ, तो कौन सी कॉस्ट है, कॉस्ट है 3 लाख, कॉस्ट दे रखी है 3 लाख डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू जिसका कॉस्ट उसका एरिया उसकी कैपेसिटी उसके सामने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 इस x की कैपेसिटी उसके सामने। सिंस ये कैपेसिटी की बात हो रही है, सिंस ये कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका पावर आ जाएगा n और इस n की वैल्यू इज इक्वल टू 0.54 जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू दैट इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स। अब कॉस्ट इंडेक्स जिसका कॉस्ट इंडेक्स उसी के सामने, दैट इज इक्वल टू 1048.5 होल डिवाइडेड बाय 1116.9 वट एवर विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका आंसर 15 कितना आता है, 151166 आता है एक्चुअली, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर अपने ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, बट द नियरेस्ट वन अवेलेबल इज डी, ठीक है। एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर नहीं है हमारे पास, बट यहाँ इसको राउंड अप कर दिया जाए, सो द नियरेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इज ऑप्शन डी। और ये गेट का क्वेश्चन है, मैंने मेरी मर्जी से क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया है, ना ही ऑप्शंस को मैंने अपने मर्जी से फ्रेम किया है, ठीक है। कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं गड़बड़ में कि देखो क्वेश्चन को पढ़ने की एक लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज को हमको एक्वेंट होना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। जब हम फ्रेंडली हो जाएंगे तब हमको समझ आ जाता है कि अच्छा इसका मतलब ये नहीं होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इसको समझने में ये 200 तो हमको समझ आ जाती है, पर जब इसने बोला कि अनदर इवेपोरेटर ऑफ एरिया 50 मीटर स्क्वायर वाज एडेड, तो कई बच्चे यहाँ पे 50 मीटर स्क्वायर ना लेते हुए 250 ले लेते हैं, मतलब सिंस द वर्ड एडेड इज यूज्ड, वो उनको लगता है अच्छा 50 मीटर स्क्वायर और ऐड कर दिया तो 500 तो 200 तो पहले ही था, तो वो 250 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टेड ऑफ 250 मीटर स्क्वायर दे विल राइट देयर 250 मीटर स्क्वायर, तो दिस ऑल्सो हैपेंस, ठीक है। तो मेक श्योर कि थोड़ा ये क्यों होता है, क्योंकि हमको क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा होता है। सो कोई नो बिग डील, अब एक बार अगर हमसे गलती हो भी गई तो अगली बार हम ध्यान रखेंगे कि तो ऐसे वर्ड से हमको ट्विस्ट नहीं होना है, ठीक है। बट बाय चांस अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर 50 यू हैव टेकन 250, ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब यहाँ 200 था, यहाँ 50 था, तो आप यहाँ पे 250 लिख दोगे, ठीक है। 250 लिख के आप आंसर निकालोगे, आपका आंसर यहाँ पे मैच नहीं होगा। जब आपका आंसर यहाँ पे मैच नहीं होगा तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा यार ये मैंने कुछ गड़बड़ करी थी, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो अगेन यू विल गो बैक एंड यू विल राइट 50 एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके आया है, यस करेक्ट मैम। केमिकल के लिए यूट्यूब पे और क्या क्या हो रहा है, हर्ष। अच्छा मैं बता दूं हर्ष, ये डाउट जिनको भी है कि मैम बिस्वा हाँ मैंने तुम्हारा क्वेश्चन पॉइंट लिया, ठीक है। हाँ करेक्ट, मंगेश वॉज ऑल्सो प्रेजेंट येस्टरडे। मंगेश आज लेट आया है लेकिन शायद, ओके। हर्ष मैम केमिकल के लिए यूट्यूब पर और क्या क्या हो रहा है, तो हर्ष सबसे पहले तो तुम लोग गेट एकेडमी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें गेट एकेडमी का यूट्यूब चैनल, ठीक है। सिर्फ गेट एकेडमी केमिकल का जो चैनल है, ठीक है, प्लीज उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। इन केस जब आपको कोई रेगुलर अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो आपको यहाँ पे जब चैनल पे ये मिल जाता है, मतलब
कोई सेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। सेकेंडली जिन्होंने अभी भी इस सेशन जिन्होंने यूट्यूब सेशन को नहीं देख पाते, ठीक है, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो उसका इनवाइट लिंक मैंने अभी कमेंट सेक्शन में डाला। तो जिनको वो कोर केमिकल ग्रुप का कोर केमिकल गेट एकेडमी का ग्रुप है जिसके ऊपर कॉमन डिस्कशन चलते रहता है, आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, लाइव ऐप पे क्या चल रहा है, यूट्यूब का सेशन कितने बजे शेड्यूल्ड है, वो शेड्यूल्ड सेशन कैंसिल तो नहीं हो गया है, इसके बारे में आपको पता चल जाता है कोर केमिकल टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक मैंने आपको अभी कमेंट सेक्शन में दी है। तो मेक श्योर कि जिन्होंने उसको नहीं मतलब जो लोग नहीं है उस ग्रुप में, मेक श्योर कि आप आओ। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे अपने डाउट्स डाल देते हैं एंड वी डोंट इवन नीड टू आंसर, कोई दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को आंसर कर देता है, ठीक है। कौन से कट ऑफ चल रहे हैं, रिजल्ट लग गया है कि नहीं लगा है, कौन से नए फॉर्म्स आए हैं, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाती है। तो मेक श्योर आप गेट एकेडमी का केमिकल का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करके रखें एंड जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने अभी कमेंट सेक्शन में दोबारा भेजा, एक और बार भेज देती हूँ। गुड इवनिंग आशुतोष। ओके मैम, मैंने 9.5 केमिकल वाले चैनल पे ज्वाइन किया। ओके ओके ओके, अच्छा केमिकल वाले चैनल पे ज्वाइन करे हो, ओके ओके। कई बच्चे ऐसे हैं को मतलब मुझे जो कमेंट्स दिख रहे हैं एक्चुअली दैट इज नॉट फ्रॉम केमिकल ग्रुप, तो मैं दोनों जगह देख लेती हूँ। एक्चुअली कमेंट्स दोनों जगह आ रहे हैं सिंस अभी भी ऐसा हो रहा है। मैम गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज के आंसर्स डायरेक्ट टेस्ट के बाद मिलते हैं क्या? ये टेलीग्राम में आंसर्स मिलेंगे ग्रुप में? अरे नहीं, तेरे को आंसर्स तभी के तभी मिलेंगे प्रतीक, टेलीग्राम ग्रुप पे आने की ज़रूरत नहीं है। तेरे को वहीं पे तुरंत आंसर्स और उसको इसका एनालिसिस भी कि उसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी तुझे मिलेगा, ठीक है। उसके लिए तेरे को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कुछ बच्चे, ये जो सेशन चल रहा है पीडीई का, ये 2 चैनल्स पे चल रहा है। जो हमारा कोर केमिकल का ग्रुप है वो उस पे भी, और जब पुराना जो मतलब मेन केमिकल का मेन जो चैनल है गेट एकेडमी का उस पे भी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके कमेंट्स, मैं जनरली जो कमेंट्स देख रही हूँ वो कोर के देख रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे आपका कमेंट ना दिखे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ ही गया होगा, ये कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन स्टार्ट करते हैं अपन नया टॉपिक, डेप्रीसिएशन विथ फुल एनर्जी। मस्त एकदम मक्खन टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप चाहो फिर भी नहीं भूल सकते, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज डेप्रीसिएशन। क्या है डेप्रीसिएशन, क्या होता क्या ये डेप्रीसिएशन? सबसे पहले तो ये समझते हैं लेमैन लैंग्वेज में। कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, कोई भी चीज़ आप जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप उसको किसी नॉन इंजीनियर को, किसी अनपढ़ आदमी को अगर आप वो चीज़ नहीं समझा पाए ना, तो वो टॉपिक आपको नहीं आता, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना मतलब फॉर्मूला बताना नहीं होता। अगर आप उस चीज़ को किसी को अंडरस्टैंड करवा सकते हो तब समझना कि अच्छा फिर उस चीज़ का नॉलेज आपको है। कॉस्ट इंडेक्स मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला लिख लिया हो गया, नहीं। अरे कॉस्ट इंडेक्स क्यों करते हैं भैया, ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला पता होना इज अ सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, बट हम वो करते क्यों हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। डेप्रीसिएशन पता है, टाइप्स ऑफ डेप्रीसिएशन पता है, अरे पर करते क्यों है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, वो पता होना जरूरी है, ठीक है। दैट इज बेसिक्स जो आप गेट एकेडमी से पढ़ते हो, ठीक है। ओके, इज दिस पीडी फ्री कोर्स? यस हर्ष, दिस इज पीडी फ्री कोर्स। ये फ्री है डेफिनेटली। प्रतीक पवार, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम, करेक्ट प्रतीक, बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन तो डेप्रीसिएशन मतलब है तुम्हारा फोन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये सेल फोन खरीदा, ठीक है, और इस सेल फोन की कीमत, आईफोन नहीं है, ठीक है, आईफोन नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो सेल फोन है फॉर एग्जाम्पल मैंने आज के डेट में 25,000 में खरीदा, ठीक है,
तो ये 25,000 का जो फोन है जो मैंने आज के डेट में खरीदा, इसको मैंने 1 साल यूज किया, ठीक है। 1 साल यूज करने के बाद आई डिसाइडेड कि अब मेरा मन भर चुका है, ठीक है, मेरा मन भर चुका है, इट इज स्टिल इन रनिंग कंडीशन, वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है, फोन को बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फोन में, लेकिन स्टिल आई एम डिसाइडिंग कि यार अब मेरा मन भर गया, मेरे को दूसरा फोन लेना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सेल फोन को बेच देती हूँ, ठीक है, जो मैंने 25,000 में खरीदा था। 1 साल के बाद मुझे पता चल रहा है कि 1 साल के बाद अब इसको अगर मैं मार्केट में सेल करने जाती हूँ तो उसकी कीमत हो चुकी है 20,000 रुपीज। तो 1 साल के ड्यूरेशन में ये जो डिडक्शन हुआ है वैल्यू ऑफ दिस सेलफोन, ठीक है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे मैम हर चीज पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जब हम प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं इक्विपमेंट्स पे, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। लैंड की कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती है तो उस पर डेप्रिसिएशन कभी मत लगाना। ये जो हम डेप्रिसिएशन वर्ड लाते हैं, दिस इज जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द हीट एक्सचेंजर्स, डिजाइन, विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, है ना। कोई भी प्लांट है उसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती है, ठीक है। आप बोलोगे मैम रेवेन्यू तो बढ़ता है ना उसका, रेवेन्यू की बात नहीं कर रही हूँ, उस प्लांट के सेल्फ लाइफ की बात कर रही हूँ। जैसे जब भी कोई इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री लगा लिया आपने, ठीक है, बकेट बनाने के लिए, बकेट बनाने की आपने एक प्लास्टिक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट आपने खड़ा किया। तो आप उस प्लांट को कितने भी एफिशिएंटली यूज करो, कितने भी अच्छे से यूज करो, बट उस मशीनरी की एक सर्विस लाइफ होगी, उस सर्विस लाइफ तक ही आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। हो सकता है 10 साल या 20 साल, 20 साल के बाद वो मशीनरीज को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट लाइफ, ठीक है। तो मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो डेप्रिसिएशन जब हम बोलते हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट्स, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इस सेलफोन का एग्जाम्पल देख रहे थे कि इस सेलफोन की कीमत पहले साल में इन 0th ईयर, मतलब अभी 0th ईयर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अब ये 1 साल हमने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। जब हमने खरीदा उसको तो उसकी कीमत कितनी थी? उसकी कीमत थी 25K, ठीक है। ऐसे से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो ऐसे लिख लेती हूँ कि 1 साल इन फर्स्ट ईयर आपने उसको परचेस किया 25,000 में, ठीक है, और 25,000 में जब आपने उसको खरीदा, 1 साल आपने उसको इस्तेमाल किया, और 1 साल के बाद जब आप उसको बेचने निकल रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि अगर आप उसको बेचोगे तो मार्केट में आपको उसकी कीमत मिलेगी 20,000, ठीक है। जैसे ही आपने सुना आपको लगा रहे नहीं यार जान दे 1 और साल इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यू डिसाइडेड कि आप उसको 1 और साल इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर आपने उसको 1 और साल, मतलब सेकेंड ईयर, नॉट 2 साल और नहीं, 1 और साल, मतलब सेकेंड ईयर, ये 1 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने 1 और साल इस्तेमाल किया, मतलब सेकेंड ईयर, ओके, नॉट 2 इयर्स एक्स्ट्रा। 1 साल इस्तेमाल किया और उसके बाद 1 और साल इस्तेमाल किया, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट ईयर एंड दिस इज सेकेंड ईयर। तो फिर आपने सेकेंड ईयर के एंड में डिसाइड किया यार अब बेचता हूं मैं, अब बहुत हो गया, पहले 1 साल पहले बेचने वाला था तब नहीं बेचा बट अब बेच देता हूं, तो अब उसकी कीमत कितनी है? तो दैट इज इक्वल टू 18K, ठीक है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट ईयर में उस इक्विपमेंट की, मतलब सेलफोन की कीमत कम हुई, कितनी कम हुई? 5,000 कम हुई, राइट। सो दिस डिडक्शन ऑफ, मतलब फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर कितना है? तो 25,000 कीमत थी, बाद में हो गई 20K। सो दिस 25,000 माइनस 20,000 that is equal to 5,000 is the depreciation in first year। फर्स्ट ईयर में उस सेलफोन की कीमत कितनी कम हुई? तो 5,000 हुई, तो 5,000 is the depreciation for first year, ठीक है। so this 5K amount is the depreciation value for just first year, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का क्या? depreciation in second year, what about this?
सेकेंड ईयर में कितना कम हुआ, सिर्फ सेकेंड ईयर में, सेकेंड मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर का एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं, भूल जाओ फर्स्ट ईयर को, सिर्फ सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में इनिशियल वैल्यू कितनी थी 20K, बाद में कितनी हुई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 18K, तो डिफरेंस कितने का हुआ 2000 का, तो वही हम लिखेंगे 20K minus 18K, so the difference is equal to 2000. So this 2000 is the depreciation cost for second year, समझा? ठीक है, तो प्रतीक ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है, सेल्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले 25 थी, बाद में 20 हो गई, फिर 18 हुई, तो ये जो रिडक्शन है दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, एक्चुअली 5 टाइप्स। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड विच इज द मोस्ट इजीएस्ट अमंग ऑल, जो कि एक गलत अजम्पशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, गलत क्यों बोल रही हूँ ये जब मैं बताऊंगी तभी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैम ये तो गलत है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, बट इस मेथड में उस चीज को अज्यूम कर लिया गया, इसलिए हम भी उस चीज को अज्यूम करते हैं जिसको, एंड इस अजम्पशन को, ये जो फर्स्ट टाइप दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड में जिसको हम अजम्पशन ले रहे हैं, इसका करेक्शन सेकंड स्टेप दैट इज इन सेकंड मेथड हम ऑलरेडी कर देते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड for calculation of depreciation is straight line method, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है। ठीक है, वो थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले अपन पढ़ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है, क्या फॉर्मूलेज हैं इसके अंदर, क्या अजम्पशंस है इसके अंदर। इसका सबसे पहला assumption is the depreciation is constant every year. Depreciation, the value of depreciation मैं small d लिख देती हूँ। ठीक है, the value of depreciation small d is constant every year। ठीक है, ये सबसे पहला assumption है जो कि बिल्कुल नहीं रह सकता। मतलब ये वही बात हो गई कि मैं आपको कह रही हूँ, मतलब यार ये तुम्हारा सेलफोन है, पहले साल उसकी कीमत कम हुई 5000, दूसरे साल उसकी कीमत कम हुई 2000, ये लॉजिकल है ना? मतलब इज इट नेसेसरी कि एवरी ईयर उसकी कीमत 5-5 हज़ार ही कम होनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना यार। वो तो आप जब नया इक्विपमेंट खरीदते हो, आप सेलफोन खरीदोगे, आप एक साल में उसकी कीमत ज़्यादा डिटेक्ट होती है, और जैसे सेलफोन पुराना होते जाएगा उसकी कीमत दैट रिडक्शन विल रिड्यूस। लेकिन इस लॉजिक को ये स्ट्रेट लाइन मेथड खड्डे में फेंक देता है। वो बोल रहा है कि डेप्रीसिएशन हर साल इक्वली होता है। मतलब वो ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करो कि फॉर एग्जाम्पल आपने सेलफोन खरीदा 25K में, तो एक साल के एंड में उसकी कीमत हो जाएगी 20K, फिर सेकेंड ईयर के एंड में उसकी कीमत हो जाएगी 15K, फिर थर्ड ईयर के एंड में उसकी कीमत हो जाएगी 10K। तो इस तरीके से एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन इज कांस्टेंट, राइट? यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन इज 5K, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन इज 5K, यहाँ थर्ड ईयर में द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन इज अगेन 5K। तो आपको समझ आ रहा है, ये अजम्पशन लेके चलता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं यही रीजन है कि इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है? देयर इज अनदर ग्राफिकल रीजन एज वेल, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हर बारी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है? क्या है वो टेक्निकल टर्म्स, जरा देखिए। सबसे पहले तो जो हमारे इक्विपमेंट की इनिशियल कॉस्ट होती है, परचेस कॉस्ट होती है, उसको हम V0 लिखते हैं, ठीक है? क्या लिखते हैं? V0। मतलब V0 इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट। मतलब आपने इक्विपमेंट कितने में परचेस करा था उसको हम बोलते हैं V0, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर आपने उसको, फर्स्ट ईयर मतलब एक साल आपने उसको यूज किया, ठीक है? फॉर फर्स्ट ईयर यू यूज दैट इक्विपमेंट, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज, यू विल कॉल इट एज V1, ठीक है? फर्स्ट ईयर आपने उस इक्विपमेंट को यूज किया एंड द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज V1।
उसके बाद फिर आपने सेकेंड ईयर उस इक्विपमेंट को, एक और साल आपने उस इक्विपमेंट को यूज किया, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज V2, फिर अगेन आपने थर्ड ईयर उसको इस्तेमाल किया एंड द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज V3, अगेन दिस चैनल गोज ऑन टिल Vn, ठीक है, ओके। तो ये बोलना क्या चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि दिस फर्स्ट ईयर, दिस सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो हर बार वैरी होता रहेगा उसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। और ये जो V1 है, V2 है, V3 है, मतलब द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ दैट ईयर, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यूज। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए, वरना हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड्स हमको पता होने चाहिए, वरना हमको क्वेश्चन, वो बोलेगा कैलकुलेट द बुक वैल्यू, पर हमको बुक वैल्यू नहीं समझ आती भैया क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्या बोला, फिर से सुनो अच्छे से, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जनरल नेम फॉर अ वीव, जैसे यार लड़कियां, एक लड़की पूजा, कविता, शिल्पा, ये सारी लड़कियां है ना, तो ये V1, V2, V3, V4, these all are book values, but individually these all are girls, right? but अगर मुझे in general किसी एक को बुलाना है तो फिर मुझे स्पेसिफिकली नाम लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे दिस V1, V2, V3 आर इन जनरल बुक वैल्यूज, बट स्पेसिफिकली अगर मुझे फर्स्ट ईयर का पूछना है तो माई क्वेश्चन विल बी व्हाट विल बी द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब इसको सोचो तो क्या जवाब दोगे इसका, What is the book value at the end of first year? तो फर्स्ट ईयर के एंड में what is the book value? तो it is V1, करेक्ट है। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के, ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर के एंड में बुक वैल्यू कितनी है, V1, ठीक है, करेक्ट है। एंड दूसरा क्वेश्चन, what is the book value at the start of second year? चलो बताओ इसका आंसर बताओ, बुक वैल्यू at the start of second year, बताओ क्या होगा, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। मंगेश रेक्टिफाई कर आंसर को फिर से, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के शुरुआत, क्या आएगा आंसर मंगेश, करेक्ट है क्या, करेक्ट है, श्योर है, बिल्कुल लॉक कर दूं कि गड़बड़ हो गई, सिर्फ मंगेश ही जवाब देगा क्या, बाकी जनता। What is the book value at the start of second year? सेकेंड ईयर को देखो भैया, उसके स्टार्ट को देखो और आंसर करो, सिर्फ मंगेश को ही आता है क्या, बाकी लोग नहीं मैम, खाना वाना हो गया, अब आंसर देने का मूड नहीं है, ऐसा है क्या, दो यार आंसर दिया करो, गलत आया तो चलता ना यार, मेरा नाम आपको नहीं पता, आपका नाम मुझे नहीं पता, गलत दे भी दिया तो नाम नहीं लूंगी मैं, हो गया। और कुछ, और कोई मांडोली करना है क्या सही दोगे तो नाम ले लूंगी, नहीं दोगे तो नहीं लूंगी, ठीक है। अब तो बताओ, कम ऑन यार, एटलीस्ट हैव दैट मच ऑफ गट्स टू आंसर, गलत आंसर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो दैट इज जस्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और ये करना, ये होना चाहिए, इतना शांत नहीं रहना चाहिए, इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, बट जब जरूरत है तब आंसर दो यार, कम ऑन। जो अरे वाह, जो अच्छा, जो ने आंसर कुछ और ही दिया है, ओके ठीक है, चलो लेट्स सी, बट एटलीस्ट ही आंसर्ड, ओके। तो लेट्स सी जो क्या है आंसर। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने बोला बुक वैल्यू मतलब होता क्या है यार, बुक वैल्यू मतलब ये जो V1, V2, V3, V4 इनको बोलते हैं बुक वैल्यूज, बट इन जनरल इसको बुक वैल्यू नाम दिया गया है, बट स्पेसिफिकली इनके भी कुछ नाम हैं, जैसे कि मैं V1 को बोलूंगी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू है ना, इसलिए
इसलिए दिस इज बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब अगर मुझे पूछना है बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर है, यहाँ से चालू हो रहा है, ये पूरा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो दिस इज सेकेंड ईयर का स्टार्ट, ठीक है। और समझ आ रहा है ना तुमको, समझ आ रहा है कि नहीं, कि और स्क्रीन को जूम इन करना पड़ेगा। दिस इज सेकेंड ईयर का स्टार्ट, ठीक है, और ये सेकेंड ईयर का एंड, बराबर है क्या, और इससे क्या जूम इन करूँ यार, हो गया ना, ये सेकेंड ईयर का स्टार्ट, ये सेकेंड ईयर का एंड, तो द बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर ये होगी ना यार। मतलब मंगेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, करेक्ट है क्या। बुक वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पे, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर यहाँ से शुरू हो रही है तो उसका वैल्यू V1 ही है। मैम मतलब दोनों का आंसर V1 ऐसा हो सकता है, हाँ यार बिल्कुल सही, इसका वैल्यू भी V1 होगा, इसका वैल्यू भी V1 होगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर, व्हाट इज द बुक वैल्यू at the start of third year, क्या है बताओ, कम ऑन लास्ट जो कम ऑन अब आंसर दे, सही, एकदम सही सटीक एक बारी में। बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर, ये अपना थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, कम ऑन नाउ मंगेश, बिस्वा, बिल्कुल करेक्ट, जो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, एग्जैक्टली करेक्ट, V2 विल बी द आंसर, एग्जैक्टली करेक्ट मंगेश एंड बिस्वा, बिल्कुल सही। क्या देखो, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर, यार ये थर्ड ईयर की बात चल रही है, थर्ड ईयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, तो एट द स्टार्ट में द वैल्यू इज इक्वल टू V2, वही मैं पूछती एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द आंसर वुड हैव बीन V3, राइट। अब जैसे यहाँ पे अब एक फॉर्मूला है, ठीक है, तब तुमको V0 समझ आया, V1 V2 V3 इनको बुक वैल्यूज बोलते हैं, ये आपको समझ आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नई टर्म आ जाती है, दैट इज इक्वल टू n को बोलते हैं सर्विस लाइफ, n को बोलते हैं सर्विस लाइफ। अब ये सर्विस लाइफ किस चिड़िया का नाम है, सर्विस लाइफ मतलब कि कोई भी इक्विपमेंट होगा तो यार वो जिंदगी भर तो नहीं चल सकता है ना, इंसानी जिंदगी भर जिंदा नहीं रहता है ना, कुछ भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा, सिर्फ खाएगा पिएगा तो जिंदा रह सकते क्या, नहीं। मशीन है वो, तो मशीन को भी आप अगर इस्तेमाल नहीं भी करोगे फिर भी वो खराब होगी, है ना, खड़े खड़े खराब होगी वो, तो जंग लग के खराब होगी। तो इसीलिए कोई भी इक्विपमेंट है वो एक लाइफ स्पैन के साथ आती है, सर्विस लाइफ के साथ आती है, उसको हम बोलते हैं n, ठीक है। तो n इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, राइट। बट ये जो a है ये वैल्यू वैरी होते रहेगी, जैसे कि फर्स्ट ईयर की बात चल रही है, सेकेंड ईयर की बात चल रही है, थर्ड ईयर की बात चल रही है, तो दैट इज नोन एज a। बट जब हम सर्विस लाइफ बोलते हैं जो कि फिक्स रहेगी फॉर दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, उसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टर्म दैट इज सैल्वेज वैल्यू, एक लास्ट टर्म दैट इज सैल्वेज वैल्यू। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इस सेलफोन को, करेक्ट जो आप जब इस सेलफोन को, सुनो अच्छे से, सैल्वेज वैल्यू के एक्चुअली दो मतलब है, ठीक है। आज एक मतलब बताऊंगी, दूसरा आज नहीं बताऊंगी, दूसरा आज बताया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो आज एक मतलब बता रही हूँ। सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे इस इक्विपमेंट की सर्विस लाइफ है n, वॉट एवर द सर्विस लाइफ इज फॉर n ईयर्स, ठीक है। मतलब अगर सपोज इस सेलफोन की बात कर रहे हो तो इस सेलफोन की सर्विस लाइफ सपोज 10 साल दे रखी है, तुम 10 साल इसको नहीं भी इस्तेमाल करोगे फिर भी ये खराब होगा, इस्तेमाल करोगे फिर भी ये खराब होगा, ठीक है। तो इसकी सर्विस लाइफ सपोज अगर 10 साल की आपको दे रखी है, ठीक है, 10 साल तक आपने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उसके बाद ये जो फोन है ये किसी काम का नहीं रहेगा, 10 साल के बाद दिस इज यूजलेस, ठीक है। तो उस यूजलेस सेलफोन को आप बेच दोगे, ठीक है। तो जब आप इस यूजलेस सेलफोन को बेचोगे मतलब आफ्टर सर्विस लाइफ, ठीक है, तो उसकी कीमत कितनी होगी जब आप उसको बेचोगे, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो सैल्वेज वैल्यू मतलब क्या, सैल्वेज वैल्यू मतलब वो आपके किसी इस्तेमाल करने के लायक का नहीं बचा, ठीक है।
बुक वैल्यू मतलब क्या? बुक वैल्यू मतलब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अभी भी, पर आप ड्यू टू सम XYZ रीजंस आप उसको इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। लेकिन अभी मैंने आपको सैल्वेज वैल्यू क्या बताई? सैल्वेज वैल्यू मतलब मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, सैल्वेज वैल्यू के दो मतलब है, एक मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए सैल्वेज वैल्यू हमारे लिए क्या है कि अगर किसी सेलफोन की सर्विस लाइफ दे रखी है 10 साल, 10 साल के बाद दैट इज यूजलेस, आप उसमें कितना भी ठीक करो आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो स्विच ऑफ हो चुका है, वो चालू भी नहीं होगा। ऐसे केसेस में आपको आप बोलोगे मैम ऐसे केस में उसके पैसे कौन देगा? अरे 500 रुपये तो मिलेंगे, 50 रुपये तो मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में जब आप ऐसे सेलफोन्स को या ऐसे प्लांट्स को विच आर वेस्ट, वो बिल्कुल नहीं चलेंगे, जंग खा चुके हैं, तो आपको लगेगा मैम ऐसे प्लांट को कोई क्यों खरीदेगा? अरे यार वो जिस मटेरियल से बना है उससे कुछ तो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। जब हम मोटर भी बेचते हैं ना, कूलर की मोटर, तो उसके अंदर भी कॉइल होता है, उस कॉइल को कॉपर कॉइल होती है, उस कॉपर कॉइल को बेच के पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को, वो तो इतना बड़ा इक्विपमेंट है, उसमें कितने ऐसे MOCs होंगे, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, जिसका यूज़ किया जाएगा दोबारा, ठीक है। इसीलिए जब हम किसी भी इक्विपमेंट का सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद जब हम उसको वेस्ट करके बेच देते हैं तो उसकी जो वैल्यू हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू, अब आपको बेसिक पता है सब कुछ कि अगर मैंने सैल्वेज वैल्यू बोला, बुक वैल्यू बोला, फिर सर्विस लाइफ बोला, तो आपको समझ आ रहा है अभी क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या देखा? स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने एक अजम्पशन देखा जो कि एक गलत अजम्पशन है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट इस मेथड में लिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो अजम्पशन है कि द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट एवरी ईयर, ठीक है। तो अगर हम इस अजम्पशन को कंसिडर करें, अगर हम उस अजम्पशन को कंसिडर करें, ठीक है, तो अब तुम लोग मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इक्विपमेंट, अब आप लोग मुझे बताओगे कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपने एक इक्विपमेंट खरीदा 10 लाख में, ठीक है, आपने एक इक्विपमेंट खरीदा 10 लाख में। आफ्टर फर्स्ट ईयर द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज 8 lakhs. After second year the value of that equipment is 6 lakhs. After third year the value of that equipment is 4 lakhs. After fourth year the value of that equipment is 2 lakhs. After fifth year the value of that equipment is 0, ठीक है। तो what is the value of that depreciation? What is the value of depreciation? बताओ, what is the individual value of depreciation? अरे वाह क्या बात है, जो ने बताया है, बट करेक्ट है। मॉर्गेज वैल्यू सैल्वेज वैल्यू से डिफरेंट है, हाँ करेक्ट। स्क्रैप और सैल्वेज डिफरेंट होती है, जो करेक्ट, पर अब उस कंसेप्ट को मत घुसा वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेट दैट कंफ्यूजन बी देयर टुडे, आई विल रिमूव दैट कंफ्यूजन टुमारो, ओके। स्क्रैप वैल्यू एंड सैल्वेज वैल्यू अलग होती है, तो स्क्रैप और सैल्वेज में क्या डिफरेंस है ये मैं कल बताऊंगी, आज नहीं। आज के लिए फिलहाल आई वांट टू टेक स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? कंसिडरिंग स्ट्रेट लाइन मेथड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट, कितनी आएगी? अरे मैम वेरी इजी मैम, हर जगह आपको दिख रहा है 2 years 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs, तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ दैट, द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज 2 lakhs। ये कोई पूछने वाली बात है? करेक्ट। इस 2 lakhs को अब अगर मैं इस 2 lakhs की वैल्यू, अगर मैं आपको ये डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यूज ना देती, ठीक है, अगर मैं ये बुक वैल्यूज ना देती तो आप कैसे निकालते ये वैल्यू? अगर मैंने आपको बोला एक इक्विपमेंट है जिसका इनिशियल कॉस्ट इज 10 lakhs एंड आफ्टर 5 years द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज 0, फाइंड द डेप्रिसिएशन फॉर इंडिविजुअल ईयर इफ दैट इज कांस्टेंट। इफ दिस वुड हैव बीन द क्वेश्चन तो कैसे करते? क्वेश्चन को मैं रिफ्रेन कर रही हूं, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हूं ताकि आप फॉर्मूला खुद से बनाएं। क्या बोला मैंने क्वेश्चन? अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज 10 lakhs, द फाइनल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज 0 एंड द सर्विस लाइफ n इज इक्वल टू 5 years, V0 की वैल्यू है 10, Vs की वैल्यू मतलब सैल्वेज वैल्यू अभी हमने बताया कि 5 साल के बाद अगर आप उसको बेच रहे हो तो
5 लाख बेच रहे हो तो आप ऐसे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम 5 साल के बाद बेच रहे तो उसको तो बुक वैल्यू बोलना चाहिए ना, आप सैलवेज वैल्यू क्यों बोल रहे हो? अरे यार 5 इज द सर्विस लाइफ नाउ, 5 years इज द सर्विस लाइफ नाउ। बुक वैल्यू कब बोलूंगी मैं? यहाँ पे मैं बोलूंगी V1 को बोलूंगी बुक वैल्यू, V2 को बोलूंगी बुक वैल्यू, ठीक है। इसको मैं बुक वैल्यू नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? क्योंकि 5 years इज द सर्विस लाइफ नाउ, सो दिस salvage value is the more correct word to use there, okay? Okay, तो यहाँ पे if individual depreciation is constant, what is the value of individual depreciation? तो that answer is obviously 2। वो कैसे आया? तो कई आप इनडायरेक्टली ये करते हो, आप क्या करते हो? डेप्रीसिएशन निकालने के लिए आप करते हो V0 माइनस VS डिवाइडेड बाय N, दैट इज डेप्रीसिएशन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो दैट इज इक्वल टू V0 की वैल्यू है 10 माइनस VS की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय सर्विस लाइफ द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया 5, तो आंसर कितना आया? 2। तो इससे आपको पता चला कि इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आई है? 5 lakhs। करेक्ट है क्या? करेक्ट है, समझा? तो सबसे पहला फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज बिल्ड इन होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का फॉर स्ट्रेट, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए एप्लीकेबल है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इज V0 माइनस VS अपॉन N। आप बोलोगे मैम मैं सीधा ये ऐसे नहीं कर सकता क्या? ये V0 है और ये V1 है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि D1 मतलब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू V1 माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू V0 माइनस V1? बिल्कुल लिख सकता है। सिमिलरली मैम मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ये D1, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम D1, सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन को बोलते हैं D2, राइट। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इज V0 माइनस V1, लिख दिया V0 माइनस V1। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इज V1 माइनस V2, बराबर है ना, V1 माइनस V2। लेकिन अगर आपको अच्छे से बात याद हो अगर, कि ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा एक अजम्पशन है that D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to डॉट डॉट डॉट। तो हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन को आप माइनस अगर करोगे भी तो वो कांस्टेंट ही आना है और आना ही चाहिए। अगर नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यस इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, करेक्ट जो ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ एक और फॉर्मूला ध्यान से देखें। यहाँ पे अगर मुझे जब हमने ये लिखा कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन D1, आप अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन D1, ये डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कैसे निकाला? हमने निकाला V1 माइनस V0, बराबर है, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, V0 माइनस V1, बराबर है ना। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए V0 माइनस V1। मैम उल्टा नहीं लिख सकते क्या? V1 माइनस V0, अरे उल्टा लिखेगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना। मैम कैसे नेगेटिव आएगी? मेरे को नहीं समझा। अरे ये वैल्यू 10 है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 8, दिस वैल्यू इज 6, तो अगर मैंने उल्टा लिख दिया, अगर मैंने V1 माइनस V0 कर दिया तो ये 8 माइनस 10 हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, एंड डेप्रिसिएशन कांट बी नेगेटिव। तो इसीलिए हम यहाँ पे कभी भी हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं, तो इसीलिए V0 माइनस V1। तो मैम यहाँ से फिर मैं D2 की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ ना, D2 इज इक्वल टू D2 की वैल्यू निकालना है तो मैं V1 माइनस V2 कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता है, V1 माइनस V2 बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब यहां से यूजिंग दिस मैं V1 की वैल्यू निकाल रही हूं, तो यहां से V1 की वैल्यू क्या हो जाती है जरा देखें। तो यहां से अगर मैं V1 निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू V0 माइनस D, बराबर है क्या? यहां से V1 की वैल्यू इज इक्वल टू V0 माइनस D, बराबर है। अब इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए अगर मैं D2 निकालना चाहती हूं तो D2 की वैल्यू ये आएगी। यहां से अगर मुझे V2 निकालना है तो वो V1 माइनस D2 हो जाएगा, बराबर है क्या? V1 माइनस D2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये V2 इज इक्वल टू V1 माइनस D2 हो चुका है, लेकिन यहाँ से मैं V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी, ये V1 की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम V2 इज इक्वल टू, V1 को पुट कर रही हूँ मैं, V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर रही हूँ, तो दैट इज इक्वल टू V0 माइनस D1 माइनस D2, बराबर है क्या। लेकिन यार ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसके अंदर हमारा अजम्पशन ही यही है कि सारे डेप्रिसिएशन D1 हो चाहे D2 हो चाहे D3 हो, ये सारे इक्वल होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू D, दैट इज इक्वल टू D। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे 2 2 2 2 2, तो हम उसको D1 D2 D3 D4 क्यों बोले, हम उसको D ही बोलते हैं ना, हर बार का कांस्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे V2 इज इक्वल टू V0 माइनस डी माइनस डी, दैट इज इक्वल टू V0 माइनस 2D। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज VA इज इक्वल टू V0 माइनस AD। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज जनरल फॉर्मूला, या फिर जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला जिसको नोट करना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने नोट किया है यहाँ पे इस डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, दैट इज V0 माइनस VS अपॉन N। सेकेंड फॉर्मूला इज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ये फॉर्मूला नहीं है, ये अजम्पशन है इसका कि हर साल का इंडिविजुअल ईयर का डेप्रिसिएशन इज सेम एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू D। थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज यर VA इज इक्वल टू V0 माइनस AD। बस खत्म है, खत्म है, सिमट चुका है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, खत्म हो चुका है स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस मंगेश V0 माइनस ND, नहीं मंगेश V0 माइनस ND नहीं आएगा बेटा, V0 माइनस ND क्यों नहीं आ सकता, देख ND क्यों नहीं आ सकता बताती हूँ, ठीक है। मंगेश ने बोला कि मैम मैं इसको V0 ना लिखते हुए सॉरी AD ना लिखते हुए मैम मैं इसको V0 माइनस ND नहीं लिख सकता क्या, नहीं लिख सकता मंगेश। मैंने क्या बोला था, देख VA इज अ जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके तो V1 का फॉर्मूला भी लिख सकता है। कैसे, मैंने क्या बोला था, N इज फिक्स्ड, N मतलब सर्विस लाइफ होता है, A जनरल है। A जनरल कैसे है, यहाँ से मैं A की वैल्यू अगर 1 लिखूं तो दिस विल बिकम V1 इज इक्वल टू V0 माइनस 1D। A की वैल्यू अगर 2 लिखूं तो V2 इज इक्वल टू V0 माइनस 2 इंटू D। उसके बाद A की वैल्यू अगर 3 लिखूं तो V3 इज इक्वल टू V0 माइनस 3D, ठीक है। लेकिन मंगेश अगर मैं ND लिख दूंगी तो N इज फिक्स्ड, A की वैल्यू फिक्स नहीं है, A कैन वेरी, N इज सर्विस लाइफ, सर्विस लाइफ एक इक्विपमेंट के लिए एक ही रहने वाली है, तो वो वेरी नहीं होने वाली, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे VA इज इक्वल टू V0 माइनस ND नहीं लिख सकते, N मतलब हो गया सर्विस लाइफ जो पूरे क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पे N नहीं यूज कर सकते अपन, समझा, समझा मंगेश। N क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन N ना एक पर्टिकुलर जगह पे बिल्कुल लिख पाएंगे अपन, ठीक है। N एक पर्टिकुलर जगह पे हम बिल्कुल बिल्कुल लिख पाएंगे, और वो कौन सा, वो सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप में तू मेरे को बताना, तब मैं पूछूंगी तेरे को कि मैं यहाँ पे A को N से अगर रिप्लेस करूंगी तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कल के लेक्चर में गलती से टाइप हो गया, ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया होगा तो ठीक है। तो आज के स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जिस्ट क्या है कि भैया ये एक गलत अजम्पशन कैरी करता है, दैट डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट इन एवरी इंटरवल। तो वो जैसे कि यहाँ पे एवरी ईयर 2 is the value of the depreciation and that is constant। तो ये हमारा सबसे पहला assumption that D1 is equal to D3 is equal to D4। तो हम D1 D2 D3 क्यों करें, हम सीधा उसको D बोल देते हैं। फिर एक जनरल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला that D is equal to V0 minus VS upon N, एंड एक लास्ट फॉर्मूला that is VA मतलब ही बुक वैल्यू का फॉर्मूला that is equal to V0 minus AD, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन एंड वी विल एंड दिस क्लास, ठीक है। एक PYQ करते हैं अपन इसके ऊपर बेस्ड एंड वी विल डायरेक्टली एंड द क्लास, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन विच इज अ PYQ का क्वेश्चन, और ये है स्ट्रेट लाइन पे,
ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. कम ऑन, क्वेश्चन पढ़े. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर रही हूँ. द कॉस्ट ऑफ द न्यू पंप इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन इज 24,000 rupees. The plant has a useful life of 10 years. Its salvage value is 4,000 rupees. Assuming straight line method, the book value of the pump at the end of 4th year is. मतलब सबसे पहले तो यार डेटा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ द न्यू पंप, मतलब V नॉट की वैल्यू दे रखी है, तो V नॉट इज इक्वल टू 24,000. ओके, नेक्स्ट इज the pump has a useful life of 10 years, तो n is equal to 10 years. okay, its salvage value is 4,000 rupees, मतलब vs की वैल्यू दे रखी है हमको 4,000 rupees. and assuming straight line method भी बता दिया, the book value at the end of 4th year. यार अब at the end of 4th year बोल रहा है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं अगर हमको कोई कंफ्यूजन है तो. ठीक है, ये होता है मेरा V नॉट, ये फर्स्ट ईयर, दिस इज V1, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज V2, दिस इज थर्ड ईयर, दिस इज V3. एंड बात चल रही है एट द एंड ऑफ 4th ईयर की, तो चलो 4th ईयर भी बना लेते हैं. एंड दिस इज V4, तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर बोल रहा है, तो ये 4th ईयर का स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, तो दिस इज द वैल्यू. तो आपको V4 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो V4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला हमारे V4 का फॉर्मूला कैसे आएगा, VA से आएगा. ठीक है, हमारा फॉर्मूला VA इज इक्वल टू V नॉट V4 इज इक्वल टू V नॉट माइनस AD इज द फॉर्मूला, राइट. तो अगर मैं इसको V4 पे लगाती हूँ तो इट विल बी V नॉट माइनस 4D का फॉर्मूला. अब यहाँ से हमको V नॉट पता है, 4 पता है, बट व्हाट अबाउट डेप्रीसिएशन नहीं पता. डेप्रीसिएशन का जनरल फॉर्मूला हमको जरूर पता है, दैट इज इक्वल टू V नॉट माइनस VS अपॉन N. अगेन यहाँ पे V नॉट की वैल्यू पता है 24,000 माइनस VS की वैल्यू 4,000 डिवाइडेड बाय N का वैल्यू. ठीक है, तो निकाल लो फटाक से डेप्रीसिएशन की वैल्यू, जो भी आएगी डेप्रीसिएशन की वैल्यू उसको यहाँ पे V4 में पुट करें. एंड आंसर बताओ फटाक से कितना आ रहा है. जो मंगेश बिस्वा, कम ऑन. अच्छा वो गलती से टाइप हुआ मुझसे, अभी भी सेम डाउट था. अच्छा ओके, करेक्ट है बिस्वा आंसर. जो करेक्ट है आंसर. मंगेश ये जो डाउट है ना तुम लोगों को कि VA इज इक्वल टू V नॉट माइनस ND क्यों नहीं है, ठीक है, ये N आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सेकेंड मेथड में और अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, केम इंजीनियर बिल्कुल करेक्ट, 16,000 इज द एग्जैक्ट आंसर. तो इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, इसका आंसर आ जाता है 20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाता है 2,000. सो द वैल्यू ऑफ द डेप्रीसिएशन विच इज कांस्टेंट एवरी ईयर इज 2,000. बट हमको यहाँ पे डेप्रीसिएशन नहीं चाहिए. द वैल्यू आस्क्ड ईयर इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर. सो ईयर V4 इज आस्क्ड, दैट इज इक्वल टू V नॉट माइनस 4D. V नॉट की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन टू अस, दैट इज इक्वल टू 24,000 माइनस 4 इंटू डेप्रीसिएशन की वैल्यू दे रखी है 2,000 एंड द फाइनल आंसर इज इक्वल टू 16,000 रुपीज. एग्जैक्टली करेक्ट. मंगेश करेक्ट आंसर. केम इंजीनियर बिस्वा जो एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो ये है हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं होता. ठीक है, आज मैंने 2 लूप होल्स छोड़े हैं जिसका जवाब मैं कल दूंगी. पहला लूप होल स्ट्रेट, ये जो सैल्वेज वैल्यू है, ठीक है, मैंने आपको बोला सैल्वेज वैल्यू के 2 मतलब निकलते हैं. एक मैंने आपको आज बताया, दूसरा मैं आपको कल बताऊंगी. ठीक है, दूसरा लूप होल जो आज मैंने छोड़ा, दैट इज
कि ये जो हम कर रहे थे मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जो हम कर रहे थे, इसको स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगी, ठीक है। तो ये दो का जवाब, और इस मेथड के कुछ लूप होल्स, जैसे कि ये अज्यूम करता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल कांस्टेंट रहती है यार, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। डेप्रिसिएशन का वैल्यू डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेप्रिसिएशन फॉर दिस इज फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। सो दिस वैल्यू दिस वैल्यू डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपके फोन की कीमत अगर पहले साल में 5,000 कम हुई है, फिर दूसरे साल में 4,000 होगी, फिर 3,000 होगी, फिर 2,000 होगी, ऐसे करके वो वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस assumption कि the value of depreciation is not at all constant and it will decrease with respect to time, हम second type of depreciation पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो मेक श्योर कि कल 9 बजे आप शार्प रहे अवेलेबल। आपकी जो दो डाउट्स, जो लूप होल्स आज छोड़े हैं, वो मैं कल कंटिन्यू करूंगी। कल की क्लास एग्जैक्टली 9 PM को शेड्यूल हो जाएगी। उसकी लिंक आपको, इनवाइट लिंक आपको मिल जाएगी इस यूट्यूब, इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने अभी कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। जिन जिन लोगों ने कोर केमिकल गेट एकेडमी का ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, वो प्लीज़ मैंने अभी कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, उसको ज्वाइन कर ले। उससे फ़ायदे ये होगा कि गेट एकेडमी के जो भी अपडेट्स हैं, कम्युनिटी पोस्ट है, कोई नया फ्रेश रिक्रूटमेंट आया है, तो आपको वो इस ग्रुप में मिल जाता है। साथ ही साथ जो नई क्लासेस लगने वाली है, उसका शेड्यूल अगर चेंज हो जाता है, कोई नई क्लास अगर लगने वाली है, तो वो भी आपको मिल जाता है। कोई ऑफर्स चल रहे हैं, वो आपको उसके सारी अपडेट्स इस कोर केमिकल गेट एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाता है। तो मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करें, ठीक है। एनीबडी स्टिल हैविंग एनी डाउट्स? मैम ग्राफ प्लॉट किए तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा कॉस्ट विथ टाइम से, लोग यहाँ एक्स में नहीं होगा, लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट में नहीं होगा। जो तेरा फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ग्राफ में एक्चुअली स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। मेरे को दूसरा तूने क्या लिखा, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लोग यहाँ एक्स पे नहीं होगा, नहीं समझा मुझे, ठीक है। बट येस द फर्स्ट लाइन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि ग्राफ जब इसका प्लॉट होता है, तो इसका ग्राफ प्लॉट होते वक्त आपको एक्चुअली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखती है, जैसे y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे होता है, नॉट y इज इक्वल टू mx, सॉरी y इज इक्वल टू x का, ठीक है। जब y इज इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट होगा तो वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन प्लॉट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पे भी मिलता है, दैट इज वाई दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। बट इसके एक्सेस क्या है उसका सस्पेंस मैं आपको कल बताऊंगी। अच्छा लॉगरिथमिक एंड एक्सपेन, अच्छा ओके, नहीं, यहाँ पे कोई लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बस मैंने अगर आपको एक्स और वाई एक्सेस बता दिया तो यू आर गुड टू गो। कोई लॉगरिथमिक ग्राफ या फिर लॉग ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं है, ठीक है जो ओके देन वी आर गुड टू गो फॉर द डे। We'll meet tomorrow again at 9 PM sharp, and we'll continue this discussion on depreciation. And tomorrow we will be specially dealing with the second type of depreciation, that is straight line depreciation. Okay, so make sure you be there tomorrow. All the questions which we'll be dealing in this session of 1 hour every day are PYQs, and this scenario, this discussion which we are dealing in 1 hour is concept with question. So we will be taking one concept a day and questions, that is PYQs related to that question every day. Okay, so I hope we meet tomorrow again. Okay, thank you, good night and take care.